हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे अधिकारी तंत्र किसे कहते हैं। जो मैक्स वेबर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसको अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि अधिकारी तंत्र किसे कहते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र की विवेचना में वेबर का ध्यान आधुनिक राज्यों की उन विशेषताओं की ओर आकृष्ट हुआ जो पैतृक शासन तथा सामंतवादी शासन से उत्पन्न होने वाले दोषों से उत्पन्न हुई थी। आज संसार के अधिकांश राज्यों में वैधानिक सत्ता पर आधारित शासन देखने को मिलता है। इस दृष्टिकोण से वेबर ने सर्वप्रथम उन दशाओं को स्पष्ट किया जिनके अंतर्गत परंपरागत और चमत्कारी सत्ता के स्थान पर वैधानिक सत्ता तथा इसके लिए एक विशेष उपकरण के रूप में अधिकारी तंत्र को अधिक महत्व दिया जाने लगा। सर्वप्रथम परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता की प्रणाली में शासन से संबंधित अधिकांश अधिकारी वस्तु के रूप में मिलने वाले करों को अपने निजी संपत्ति समझने लगे थे। जब मुद्रा का प्रचलन अधिक हो गया, तब इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि एक विश्वसनीय और कार्यकुशल अधिकारी तंत्र को विकसित करके राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए। इसके अतिरिक्त राज्य में आंतरिक शासन की स्थापना करने, सामाजिक सेवाओं को पूरा करने तथा प्रौद्योगिकी विकास करने के लिए यह आवश्यक हो गया कि शासन उन शक्तियों के माध्यम से चलाया जाए जो किसी विशेष व्यक्ति अथवा नेता के भक्त न होकर राज्य और कानून के प्रति अधिक वफादार हों। अधिकारी तंत्र वैधानिक सत्ता का एक विशेष उपकरण है, इसलिए वैधानिक सत्ता के वास्तविक रूप को समझने के लिए वेबर ने अधिकारी तंत्र की प्रकृति तथा इसके लक्षणों का विश्लेषण किया है। मैक्स वेबर ने अधिकारी तंत्र के 4 पक्ष बताए हैं। पहला है अधिकारी तंत्र के विकास के ऐतिहासिक कारण। दूसरा है अधिकारी तंत्र की कार्यप्रणाली में वैधानिक शासन का प्रभाव। तीसरा है पैतृक शासन की कार्यप्रणाली की तुलना में अधिकारी तंत्र की प्रकृति। चौथा है आधुनिक विश्व में अधिकारी तंत्र के महत्वपूर्ण लक्षण तथा परिणाम। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि अधिकारी तंत्र एक इस तरह का संस्थानात्मक संगठन है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए बहुत से व्यक्तियों के कार्य को तार्किक रूप से समन्वित करना होता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो जहाँ कहीं भी कानूनों पर आधारित शासन व्यवस्था वैधानिक सत्ता पाई जाती है, वहाँ अधिकारी तंत्र का प्रशासनिक संगठन अनेक नियमों अथवा सिद्धांतों पर आधारित होता है। पहला है अधिकारी तंत्र के अंतर्गत सरकारी काम निरंतरता के आधार पर किया जाता है, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ विशेष उद्देश्य और नीतियाँ होती हैं जिनके पालन की अपेक्षा इस तंत्र से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति से करने की आशा की जाती है। दूसरा है अधिकारी तंत्र के अंतर्गत प्रत्येक कार्य पूर्व निश्चित नियमों के अनुसार होता है, जिनमें 3 नियम अधिक महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम, कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने प्रत्येक कार्य को अवैयक्तिक रूप से ही कर सकता है। दूसरा है प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कुछ विशेष अधिकारी सौंपे जाते हैं। तीसरा है किसी कार्य के लिए एक अधिकारी कुछ वैध साधनों का प्रयोग करके ही जनता को उसके लिए बाध्य कर सकता है। वह मनमाने रूप से अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता। तीसरा है संपूर्ण अधिकारी तंत्र में प्रत्येक अधिकारी के दायित्व और अधिकार उसके विभाग की सत्ता का एक अंग मात्र होते हैं। साधारणतया उच्च अधिकारियों को निरीक्षण का अधिकार दिया जाता है,
जबकि निम्न श्रेणी के अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आग्रह के द्वारा अपने कार्यों को पूरा करें। चौथा पॉइंट है, इस तंत्र में सरकारी और व्यक्तिगत कार्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इसका तात्पर्य है कि एक अधिकारी राज्य के साधनों का उपयोग तो कर सकता है, लेकिन किसी भी रूप में वह उन पर अपना स्वामित्व प्रदर्शित नहीं कर सकता। पांचवा है, कोई भी अधिकारी अपने पद का उपयोग उसे व्यक्तिगत संपत्ति मानकर नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य है कि किसी पद को न तो बेचा जा सकता है और न ही उसे किसी दूसरे व्यक्ति को उत्तराधिकार में दिया जा सकता है। छठा पॉइंट है, अधिकारी तंत्र के प्रशासनिक संगठन का एक प्रमुख नियम यह है कि कार्य लिखित दस्तावेजों के आधार पर किए जाते हैं। इन दस्तावेजों को विभिन्न फाइलों के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पुराने निर्णय और उसके आधार को कभी भी पुनः देखा जा सकता है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अधिकारी तंत्र में सरकारी काम की निरंतरता, निश्चित नियमों के द्वारा अधिकारों का सीमित उपयोग, नियमों को लागू करने का निरीक्षण, काम करने का अवैयक्तिक ढंग, पद और पदाधिकारी का भेद तथा लिखित रूप में कार्यों का संपादन कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बिना अधिकारी तंत्र के रूप में वैधानिक सत्ता को प्रभावपूर्ण बनाए रखा जा सकता है। वैधानिक सत्ता के अंतर्गत अधिकारी तंत्र की प्रकृति पैतृक शासन की उपयुक्त विशेषताओं से पूर्णतया भिन्न है। सर्वप्रथम, अधिकारी तंत्र अधिकारियों के पद और उनके कार्यों का संचालन एक प्रशासनिक संगठन से प्रभावित होता है, किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं। दूसरे, इनके अंतर्गत जहां अनेक लिखित नियमों को लागू करने पर जोर दिया जाता है, वहीं अधिकारियों की नियुक्ति भी कुछ विशेष नियमों के अंतर्गत होती है। वेबर ने वैधानिक सत्ता के अंतर्गत प्रशासनिक संगठन की इन विशेषताओं पर विचार करने के बाद आधुनिक जगत में अधिकारी तंत्र के महत्वपूर्ण परिणामों पर भी प्रकाश डाला है। इन्हें संक्षेप में समझा जा सकता है। पहला है कि वेबर का कथन है कि अधिकारी तंत्र का संगठन दूसरे संगठनों की तुलना में उसी प्रकार श्रेष्ठ है जिस प्रकार मशीन से किया गया उत्पादन हाथ से किए गए उत्पादन से श्रेष्ठ होता है। उदाहरण के लिए, काम का नियमित रूप से होना, किसी तरह की अस्पष्टता न होना, काम लिखित रूप से और निरंतर होते रहना, कार्य संचालन में एक रूपता होना, व्यक्ति की अपेक्षा नियमों की प्रधानता होना और मतभेद की कम से कम संभावना रहना अधिकारी तंत्र के कुछ विशेष लाभ हैं। वेबर का कथन है कि वर्तमान न्यायाधीश सामान बेचने वाली ऐसी मशीन की तरह है जिसमें कीमत के समान मुकदमे के प्रमाण डाल दिए जाते हैं और वस्तु के समान निर्णय निकल कर सामने आ जाता है। इसका तात्पर्य है कि अधिकारी तंत्र में व्यक्ति यदि नियमों को जानता है तो वह किसी भी निर्णय को पहले से ही बतला सकता है। इस तंत्र में विधि का शासन होने के कारण लक्ष्य पर अधिक आधारित मनोवृत्ति व्यवहारिकता से अक्सर अलग हो जाती हैं। वास्तव में यह दशाएं अधिकारी तंत्र की तार्किकता और अवैयक्तिकता का परिणाम है। दूसरा है, आधुनिक अधिकारी तंत्र का दूसरा लक्षण प्रशासन के साधनों पर एकाधिकार की प्रवृत्ति है। वेबर ने मार्क्स की इस शब्दावली का उपयोग इसलिए किया कि वे यह स्पष्ट करना चाहते थे कि एकाधिकार की यह प्रक्रिया केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं पाई जाती है, बल्कि सरकार, सेना, राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय और सभी बड़े बड़े संगठनों में एकाधिकार
की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि वैधानिक सत्ता में जैसे जैसे किसी संगठन का आकार बढ़ता है, इसे चलाने वाले साधनों को स्वतंत्र व्यक्तियों के हाथों से छीनकर उनका अधिकार शासन करने वाले कुछ थोड़े से व्यक्तियों को सौंप दिए जाता है। तीसरा है, अधिकारी तंत्र की तीसरी विशेषता समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना है। का तात्पर्य है कि अधिकारी तंत्र के विकास से धनी और संभ्रांत लोगों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। इस बात को पुनः अधिकारी तंत्र की पैतृक सरकार से तुलना करके समझा जा सकता है। एक पैतृक शासन में सरकारी कामों का संपादन साधारणतया उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं अथवा किसी न किसी रूप में उन्हें समाज में अधिक प्रतिष्ठा मिली होती है। चौथा पॉइंट है, अधिकारी तंत्र का अंतिम महत्वपूर्ण लक्ष्य सत्ता के साधनों की एक स्थायी प्रणाली को लागू करना है। पैतृक शासन से संबंधित कुलीन परिवारों के अधिकारी प्रशासनिक कार्य को न केवल आनंद और वैभव की भावना से करते हैं, बल्कि ऐसे शासन से अधिकारी के संबंधों का भी स्थायी होना आवश्यक नहीं होता है। इसके विपरीत अधिकारी तंत्र के अंतर्गत एक अधिकारी की संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व प्रशासन से मिल जाता है। इसी कारण वह अन्य कर्मचारियों का जितना अधिक सहयोग प्राप्त कर लेता है, वह अपने कार्य में उतना ही सफल रहता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि एक वैधानिक सत्ता को बनाए रखने के लिए वेबर अधिकारी तंत्र को प्रशासन की स्थायी और आवश्यक विशेषता मानते हैं। इस संपूर्ण विवेचना में वेबर के विचार उन अराजकतावादियों और समाजवादियों से भिन्न हैं जो यह मानते हैं कि एक आदर्श समाज में प्रशासन के लिए अधिकारी तंत्र अनावश्यक ही नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में बाधक भी है। वेबर ने दृढ़ता से यह विचार किया है कि समाज में यदि वैधानिक सत्ता को बनाए रखना आवश्यक है तो इसे अधिकारी तंत्र के द्वारा ही प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। यदि कोई व्यवस्था अधिकारी तंत्र के बिना किसी तरह का सुधार लाने का वचन देती है तो ऐसी सुधार निश्चय ही अव्यावहारिक और शोषणकारी होगा। आइए जानते हैं कि इसकी आलोचना क्या होती है। तो अधिकारी तंत्र या नौकरशाही की आलोचना करते हैं। वास्तविकता यह है कि मैक्स वेबर उन प्रमुख विचारों में से एक हैं जिन्होंने अपने समय के प्रचलित सामाजिक दर्शन और चिंतन को एक नया मोड़ प्रदान किया। इस संबंध में रेमंड एरो ने लिखा है कि मैक्स वेबर संभवतः महानतम समाजशास्त्री हैं। बेनेडिक्स कहते हैं कि वेबर ने समाजशास्त्र के यद्यपि किसी विशेष संप्रदाय को स्थापित नहीं किया, लेकिन उन्होंने समाजशास्त्र में सभी संप्रदायों और इसकी सभी शाखाओं को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित किया है। मैक्स वेबर के चिंतन में न केवल एक गहन अंतर्दृष्टि विद्यमान है, बल्कि समकालीन और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए वे आज भी उतने ही उपयोगी हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि मैक्स वेबर आजीवन कार्ल मार्क्स के भूत से द्वंद्व करते रहे हैं। इसी प्रयत्न में उन्होंने राजनीतिक पूंजीवाद को आधुनिक पूंजीवाद से पृथक करके मार्क्स के विचारों से असहमति व्यक्त की। धर्म के समाजशास्त्र की विवेचना द्वारा आर्थिक कारकों के निर्णायकवादी प्रभाव को अस्वीकार किया तथा राजनीतिक समाजशास्त्र के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करके सामाजिक संबंधों को अधिक व्यवस्थित रूप से समझने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। मार्क्स से भिन्न वेबर के विचारों में न तो कोई उग्रता है
और न ही उनके विचार किसी स्तर पर एकपक्षीय हैं। वेबर का संपूर्ण चिंतन उन ठोस तथ्यों पर आधारित रहा जिसे सरलता से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद बच्चों।